पूरे देश में इस वक्त एलपीजी सिलेंडर को लेकर एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तो चलिए आज इस पूरे मामले को जरा विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है। इस संकट की सबसे भारी कीमत क्या है? एक इंसान की जान। और हमारी कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है। देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये संकट अब लाखों लोगों के लिए एक तरह से राष्ट्रीय आपातकाल बन चुका है। अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की, और सच कहूं तो ये दिल दहलाने वाली है। पंजाब के बरनाला में सोचिए, 66 साल के भूषण कुमार मित्तल एक सिलेंडर के लिए सुबह से धूप में लाइन में लगे थे और वहीं उनकी जान चली गई। सिर्फ यही नहीं, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में भी ऐसा ही हुआ। 75 साल के मुख्तार अंसारी, वो भी कतार में खड़े खड़े गिर पड़े। लखनऊ से तो एक वीडियो भी आया जिसमें एक आदमी हताशा में सिलेंडर से भरे ट्रक के सामने ही लेट गया। नोएडा हो, पुणे हो, दिल्ली हो, पूरे देश से ऐसे ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोग घंटों तक लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। और देखिए, इसका असर सिर्फ घरों तक ही सीमित नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत गहरा पड़ रहा है। जो सिलेंडर 900 रुपये का मिलना चाहिए, वही सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 2 से 3 हजार रुपये का बिक रहा है। और कमर्शियल सिलेंडर, उसकी कीमत तो 6 हजार रुपये तक पहुंच गई है। इसी का नतीजा है कि मुंबई और बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में 20 से 30% रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। फूड डिलीवरी ऐप्स पर ऑर्डर आधे से भी कम हो गए हैं और हालात इतने खराब हैं कि अब तो सिलेंडर की चोरियां भी होने लगी हैं। अब जो बात इस संकट को और भी पेचीदा बना देती है, वो ये है कि इसे लेकर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक जो सरकार बता रही है और दूसरी वो जो हमें जमीन पर दिखाई दे रही है। तो देखिए, एक तरफ तो सरकार कह रही है कि अरे कोई कमी नहीं है, ये सब तो बस पैनिक बाइंग है, लोग घबराकर खरीद रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार खुद ही कुछ ऐसे कदम उठा रही है जो कहानी कुछ और ही बयां करते हैं। जैसे घरेलू सिलेंडर के दाम 60 रुपये बढ़ा दिए गए, 2 बुकिंग के बीच 25 दिन का गैप जरूरी कर दिया गया, और तो और दूसरे देशों से इमरजेंसी सप्लाई मंगवाई जा रही है। तो सवाल तो उठता ही है ना कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। ये जो विरोधाभास है ना, ये तब और भी ज्यादा साफ हो गया जब एक सांसद ने सदन में ये तक कह दिया कि संसद की अपनी कैंटीन में चाय कॉफी खत्म हो गई है। तो ये छोटा सा किस्सा ही दिखाता है कि आधिकारिक बयानों और असलियत में कितना बड़ा फासला है। तो सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों। चलिए जरा इस सप्लाई चेन की जो विफलता है उसकी जड़ तक पहुंचते हैं। इस संकट की जो तात्कालिक वजह है वो एक जियोपॉलिटिकल घटना है। हुआ ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के चलते ईरान ने हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है, जो कि दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री रास्तों में से एक है। तो इस रास्ते के बंद होने से भारत पर इतना बड़ा असर क्यों पड़ा? वजह है ये आंकड़ा। भारत अपनी ज़रूरत का 60% एलपीजी, मतलब आधे से भी ज़्यादा, बाहर से मंगवाता है। और यहाँ आकर पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हमारे कुल इंपोर्ट का 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ उसी एक रास्ते से आता है, हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से। मतलब देश की लगभग आधी गैस सप्लाई एक ही रास्ते पर टिकी हुई है, और वो रास्ता अब बंद हो चुका है। तो सवाल ये है कि भाई ऐसे किसी झटके से निपटने के लिए हमारे पास कोई बैकअप प्लान क्यों नहीं था? और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण की सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है। वो ये है कि भारत के पास एलपीजी का कोई स्ट्रैटेजिक रिजर्व है ही नहीं, ज़ीरो। हमारे पास 2 दिन की खपत का भी स्टॉक नहीं है। हमारी पूरी की पूरी सप्लाई रियल टाइम शिपमेंट पर चलती है। मतलब सीधा सा है, जहाज रुका तो घर का चूल्हा ठंडा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये संकट खत्म कैसे होगा? आगे के रास्ते क्या दिख रहे हैं? फिलहाल इस संकट के खत्म होने के 4 रास्ते नजर आते हैं, लेकिन हर रास्ते में कोई ना कोई पेंच है। पहला, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम हो जाए, लेकिन बातचीत अटकी हुई है। दूसरा, हम दूसरे देशों से सप्लाई ले आएं, लेकिन अभी तक जो सप्लाई आई है वो एक दिन की ज़रूरत पूरी करने के लिए भी काफ़ी नहीं है। तीसरा रास्ता है कि जल डमरू मध्य ऐसे ही खुल जाए, जिसकी उम्मीद ना के बराबर है। और चौथा, ईरान सिर्फ भारतीय जहाज़ों को निकलने का रास्ता दे दे, पर यह बातचीत हर जहाज़ के लिए अलग अलग हो रही है, जो कोई पक्का समाधान तो नहीं है। तो जब तक कोई पक्का समाधान नहीं निकलता, तब तक इस स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है?
देखिए, सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि पैनिक बाइंग बिल्कुल ना करें। जमाखोरी करने से सबकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। अगर मुमकिन हो तो इंडक्शन या पीएनजी जैसे दूसरे विकल्पों के बारे में सोचा जा सकता है। और हाँ, अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग करता हुआ दिखे तो उसकी शिकायत ज़रूर करें, क्योंकि ये एक कानूनी जुर्म है। और आखिर में इस पूरे संकट का सबसे दर्दनाक पहलू ये है, खासकर ग्रामीण भारत में जहां लोगों के पास दूसरे विकल्प हैं ही नहीं, उन्हें वापस मिट्टी के चूल्हे पर लौटना पड़ रहा है। सोचिए, उज्ज्वला योजना के तहत जिस महिला को धुएं से आज़ादी मिली थी, आज वो एक बार फिर उसी धुएं में खाना पकाने को मजबूर है। और ये हमें इस विश्लेषण के सबसे बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब किसी देश की लाइफलाइन इतनी नाजुक हो तो भविष्य के लिए तैयार न रहने की असली कीमत आखिर चुकाता कौन है।